परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. आज सभी के पास पीडीएफ आ गया हार्ड कॉपी पे? किसने किसने लिया? अब कैसे पढ़ोगे ये बताओ हमको। हमने कहा था आज संडे, आज सब ले लेना हार्ड कॉपी में, क्यों नहीं लिया आज? मैम थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, मेरे हस्बैंड गांव गए हुए हैं और यहाँ पे बहुत दूर है वो जो जेरोक्स सेंटर। मीना जी, निशा जी, एक अमितेश। मैम मैंने भी नहीं निकाला है अभी तक। अब स्क्रीन नहीं पे शेयर होगा, अब स्क्रीन से बाहर नहीं पढ़ेंगे। जाते। ठीक है, स्क्रीन पे शेयर होगा, इसी को देखकर आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। नहीं निकाल लिया मैम। किसने निकाला है? मीना जी ने निकाला है? मैंने निकाला। निशा जी ने? ठीक है, ठीक है, चलिए। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते, पता है कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो लगेगा सब बैठे पढ़ने के लिए, अदरवाइज फिर ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जब कहीं बाहर हो तब कोई बात नहीं, अदरवाइज से कैमरा ऑन करके सब बैठेंगे। कोई बाहर हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं। चलिए, कल हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ी थी। हमारा सिलेबस का नाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या था? एनाटॉमी मीन्स हमारा जो दिखने वाला शरीर है वो एनाटॉमी है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है वो भी क्या है? वो भी एनाटॉमी। मीन्स दिखने वाला शरीर, जो हमारा बाहर से दिख रहा है शरीर, ये एनाटॉमी है, और जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है वो भी एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स की जो प्रोसेसिंग है, जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो सब हमारी फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी के बिन यदि है होगी तो फिजियोलॉजी के लिए क्या आवश्यक है? एनाटॉमी का होना आवश्यक है। और एनाटॉमी के लिए किसका होना आवश्यक है? फिजियोलॉजी का होना आवश्यक है। जब दोनों एक साथ वर्किंग में होंगे तो हमें क्या कहा जाएगा? लिविंग पर्सन कहा जाएगा। और जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे या एक वर्क नहीं करेगा तो फिर क्या बोला जाएगा? डेड बॉडी बोला जाएगा। तो ये क्या है? मीन्स जब फिजियोलॉजी प्रॉपर बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स की सभी की चल रही है और फिर हमारी बॉडी एक्टिव मोड में आएगी तो इट मीन्स हम लिविंग बीइंग है, मतलब अभी जीवित है। फिर हमने देखा था कि जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसकी एक हमारी पूरी एक संरचना है या उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है कि कैसे किसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो कल हमने देखा था सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो रहा है? वैसे तो जिगोट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर देखें तो हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट का नाम है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? सेल का। फिर एक जैसा फंक्शन करने वाली, एक जैसे शेप और साइज की जो सेल हैं उनका ग्रुप किसको का फॉर्मेशन करेगा? किसका निर्माण करेगा? टिश्यू। फिर एक जैसे जो टिश्यूज हैं फंक्शन करने वाले, वर्क करने वाले, शेप एंड साइज वाले, वो किसका निर्माण करेंगे? वो सभी निर्माण करेंगे एक ऑर्गन का।
फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो सब मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। फिर 11 सिस्टम जो हमारे हैं बॉडी के, वो मिलकर क्या करेंगे, पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी को रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। ये हमने एक सीक्वेंस देखा था कि किसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है। फिर इसी में हमने नेक्स्ट देखा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने सिस्टम है, 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम को हमने देखा था। 11 सिस्टम कौन कौन से हमारे, सबसे पहला जो फर्स्ट सिम्टम है वो सिस्टम है, फर्स्ट जो सिस्टम है वो हमारा स्केलेटन सिस्टम। फिर स्केलेटन क्या है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, फ्रेम है पूरी बॉडी का, उस फ्रेम में ही सारा वर्कआउट किया जाएगा। तो स्केलेटन सिस्टम में फ्रेम हो गया, फ्रेम है। स्केलेटन को फिल करने का काम मसल्स से हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम। फिर मसल्स की लेयर जो कवर हो रही है, मसल्स को ढकने का जो काम है वो हमारी स्किन कर रही है, तो स्किन सिस्टम। 3 सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, देन हमारा स्किन सिस्टम। 4th नंबर का सिस्टम हमने देखा था नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन कनेक्ट है। 5th नंबर में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे 9 ग्लैंड्स कनेक्ट है। 6th नंबर पे हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। 7th नंबर पे देखा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा हार्ट पूरी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई कर रहा है। फिर देखा नेक्स्ट हमने लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स को का सेकेंड नेम इम्यून सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे सभी ब्लड सेल्स आ रहे हैं, जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसमें सबसे अधिक ऑर्गन किसी सिस्टम में है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में है। मुख से शुरू होता है और एनस पार्ट पे जाकर उसकी फंक्शनिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क है, वहां पर मेन जो हमारा ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी का काम क्या है, लंग्स हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, हार्ट ब्लड को सप्लाई कर रहा है प्यूरिफाइड ब्लड को, और किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर कर रही है। फिर नेक्स्ट हमने देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो जेंडर्स हैं उनका डिवीजन या उनको हम कैसे जज करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर जज करते हैं। हमारी जेंडर कितने हैं, 3 है। एक हमारा फीमेल, मेल, फेमिनिन, मैस्कुलिन, जो मेल और फीमेल हो गए। फिर एक थर्ड जेंडर है जिसे न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। तो ये 3 जेंडर को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे किसी को देखकर हम क्या समझते हैं, ये फीमेल है, ये मेल है, ये थर्ड जेंडर है, किसके भी आप पर देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने 11 सिस्टम देखी। तो ये हमने एक जो बेसिक हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थी कि बेस क्या है उसको देखा। फिर इसी में हमने एक बात और बोली थी कि जो हमारा योग सब्जेक्ट है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्यों इंक्लूड किया गया है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्यों इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड इसलिए किया गया है कि जब हमें अपना बेस, अपने बॉडी का बेसिक नॉलेज होगा कि हमारी बॉडी में सिस्टम, ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सी डिजीज किस ऑर्गन के डिस्टर्ब होने से किस सिस्टम को प्रभावित कर रही है, अफेक्टेड कर रही है, ये सब यदि हमें पता होगा तो हम चूज कर पाएंगे कि कौन सा आसन हमें करना है या नहीं करना, कब करना है, नहीं करना है, कौन से प्राणायाम हमें करने हैं या नहीं करने, कौन सी मुद्रा, बंद, ध्यान या सटकर्म, जो भी हमारे योग में प्रैक्टिकल पार्ट है, उन सबको हमें कब करना है, क्यों करना है या नहीं करना है। ये सब किसके बेस पर हम जान पाते हैं, जब हमें बेसिक नॉलेज होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, मीन्स खुद की बॉडी का। तो ये हमने कल देखा। अभी कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था, वहां कहीं किसी को लग रहा हो कि हमें समझ नहीं आया कुछ, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बेस पर आगे बढ़ते हैं।
लग रहा है कि कल कोई ऐसी चीज थी जो समझ नहीं आई? किसी को भी ऐसा लग रहा हो प्लीज अभी जस्ट पूछेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेस सबको कंप्लीट होना चाहिए। बेस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको बस सब कहानी लगेगा पढ़ना। ऑल क्लियर मैम। बाकी के सब लोग अपना अपना यस बोल दे, या तो हैंड रेज कर दे या तो यस बोल दे। रेवती जी। मैम खाली एक ही वर्ड मेटाबॉलिज्म पूरा मेटाबॉलिज्म का मीन्स होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है। रेट का मीन्स होता है कि हमारी पाचन शक्ति कितनी स्ट्रांग है, पाचन शक्ति कितनी स्ट्रांग। ठीक है, तो अब एक छोटा सा काम करेंगे, बस केवल 3 मिनट का हम एक वर्क दे रहे हैं। पूरा एक चार्ट बनाइए, फिर बस हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट बनाइए सेल से ह्यूमन फॉर्मेशन तक का, और फिर 11 सिस्टम का, और सिस्टम के मेन ऑर्गन्स का, इतना। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक एक लाइन में केवल इसका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जिसमें भी लिखना चाहे उस पर लिखिए। 5 मिनट का टास्क है, उसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कंप्लीट करके और तुरंत ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि हम देखना भी चाहेंगे कि सच में आपको समझ में आया है कि नहीं आया। क्लियर होगी मेरी बात? मैम दोबारा बोलेंगे? हमने बोला एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, एक एक लाइन में बताएंगे। और जो सेल से ह्यूमन फॉर्मेशन है उसको एरो में बनाएंगे, और 11 सिस्टम के नेम और उनके बेसिक ऑर्गन्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना काम केवल 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट कीजिए। और सबको ग्रुप में भेजना है, पेपर में सही लिखकर अपने नाम के साथ भेजिए। अभी अमितेश जी चेक करेंगे किसका किसका ग्रुप में आ गया।
अमितेश भाई ये कुछ कट रही है स्क्रीन, देखिए एक बार, हमने इसको 2-3 बार ऑफ करके देख रहे हैं। एक मिनट बचा है सभी का, फास्ट करेंगे, बहुत डिफाइन नहीं करना उसको, केवल टू द पॉइंट, केवल नेम लिखेंगे और बस उसके मेजर ऑर्गन्स के नेम लिख देंगे। हो गया मीना जी, लितू जी? यस मैम। चलिए ग्रुप में सेंड कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और ग्रुप में सेंड कीजिए। मैम ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस। क्या चीज? वो मैसेज हाँ ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेजेस है मैम। नहीं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और बस ऐसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। नहीं मैम, उसमें हम लोग भेज नहीं सकते हैं, खाली एडमिन की तरफ से हमको मैसेज आ सकता है, हम नहीं ऐसा? भेज सकते हैं ग्रुप में। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर तो जी। कोई बात नहीं। चलिए आपने, हमने जो बोला है, केवल एक बार मीना जी आप बोलिए, हमने जो वर्क दिया था उसको पढ़कर बोल दीजिए। मीना जी जो आपने लिखा बस एक बार बोल दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। जी, जी। Anatomy is about the outer structure of the body and also the internal structure of the organs in the body. And physiology is about the how different organs are functioning. Okay. And formation of body कैसे होता है? पहले cell, then tissues, सेम टाइप के साइज और शेप के सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद सेम टाइप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स का मिलने से सिस्टम बनता है। तो इस तरह 11 सिस्टम्स होते हैं बॉडी के जो जो पूरी ह्यूमन बॉडी को चलाते हैं। मतलब और इनका डिफरेंट टाइप्स कॉम्बिनेशन ऑफ जो ऑर्गन, एक मिनट सुनेंगे सभी लोग, करेक्ट कर लेंगे। टिश्यूज मिलकर एक जैसे शेप एंड साइज वर्क वाले जो टिश्यूज हैं वो बनाएंगे एक ऑर्गन को। एक डिफरेंट ऑर्गन। टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे और 11 सिस्टम मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब बस मीना जी वो नंबर से बोल दीजिए, सीक्वेंस बोलिए हमारे जो 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम बॉडी के स्केलेटन सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, इंटरक्यूमिनेटरी सिस्टम जिसको स्किन सिस्टम भी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्रिन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी ये ठीक 11 सिस्टम। है। सब लोग जिनका कहीं कुछ मिस हुआ तो उसे करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मीना जी आप पढ़ेंगे, लिजो जी जिसको भी पढ़ना स्क्रीन शेयर हो रही, स्टार्ट कीजिए पढ़ना। Yes ma'am. Anatomy is the study of the body structure, while physiology is the study of the of how that structure functions. एक मिनट लितू जी, मेरे पास जो ये शेयर हो रहा है ये हिंदी वाला शेयर हो रहा है। आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन शेयर, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी स्क्रीन मैम। शेयर हो रही है सबको? जी। मेरे पास जो ये शेयर हो रहा है ये इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला है। अब जिसको हिंदी पढ़नी आती है वो पढ़े, नहीं तो हिंदी और इंग्लिश फिर ये मिक्स हो जाएगा। इंग्लिश से तो इंग्लिश हम कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी से फिर इंग्लिश में, ये दो चीजों में प्रॉब्लम आएगी। किनको किनको हिंदी पढ़नी आती है वो ठीक है पढ़े। मैम, मैं पढ़ती हूँ मैम। पढ़े पढ़े। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शरीर मैडम मैं मोबाइल से देख के पढ़ रही हूँ तो इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। मानव शरीर की विभिन्न संरचनाओं और उसके एक दूसरे के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ग्रीक शब्द में एना और टोम, एनाटॉमी शब्द ग्रीक शब्द एना और टोम से आया है। इसका अर्थ है काटना। शब्द शरीर रचना विज्ञान ऊपर व्यवहारिक रूप से शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन में जीवों को काटना या विच्छेदन करना शामिल है। इंड्रियस वेमालियस को एनाटॉमी का जनक कहा जाता है। बेसालियस है, बेसालियस को। बेसालियस, बेसालियस, ओके।
अनुपयुक्त शरीर रचना विज्ञान रोग के निदान और उपचार के लिए शरीर रचना संबंधी ज्ञान का अनुप्रयोग है। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान वह अध्ययन है जिसमें शरीर की प्रणालियां किस प्रकार काम करती हैं तथा किस प्रकार उसकी एकीकृत गतिविधियां व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। जीन फनल 1497 से 1558 फ्रांसीसी चिकित्सक ने फिजियोलॉजी शब्द पेश किया। पैथोलॉजी असामान्यताओं का अध्ययन है और पैथोफिजियोलॉजी इस बात पर विचार करती है कि शरीर के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं जिससे अक्सर बीमारी होती है। ऊपर करेंगे थोड़ा सा पीडीएफ को। अच्छा, अभी हम लोग ने दो वर्ड पहले पढ़े थे, एनाटॉमी फिर फिजियोलॉजी। अब इसमें एक पैथोलॉजी वर्ड भी आ गया है, तो क्लियर है सभी को पैथोलॉजी क्या है हमारा, या फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी, ये क्या वर्ड, इनका मीन्स क्या था? ये लगभग सभी परिचित है इससे। मैम पैथोलॉजी में हम लोग ज्यादातर डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करते हैं, या ये कहें कि जो डायग्नोस तो बहुत सारी चीजें उसमें होंगी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर हमारे चेकअप होते हैं बॉडी के, ठीक है। उसमें ब्लड भी होगा, यूरिन भी होगा, स्टूल भी होगा, हमारा कफ जो वो बलगम जो है वो सब भी टेस्ट किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ हार्मोन्स का सभी तरह के चेकअप्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग डिजीज के लिए। तो पैथोलॉजी में क्या है, सारे चेकअप आ रहे हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं जिसका इफेक्ट हमारी एनाटॉमी पर आ रहा है, तो उनकी की जो फंक्शनिंग है उसको चेक किया जाता है पैथोलॉजी में, ठीक है। उनकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए सारे चेकअप किए जाते हैं। केवल जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, केवल फिजियोलॉजी की हम लोग देखते हैं ना कि फिजियोलॉजी के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। तो केवल जब फिजियोलॉजी की बात होगी तब वहां क्या होता है, ये पैथोलॉजी हो गया। केवल फिजियोलॉजी के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका चेकअप, ठीक है। जैसे किडनी हार्ट वगैरह। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे कुछ चीजें पढ़कर फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ेगी मीना जी? जिसमें टेबल दिया गया है जिसमें शाखाओं और उनकी परिभाषा दी गई है। आकृति विज्ञान शरीर के रूप, आकार और संरचना का अध्ययन। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी सकल एनाटॉमी यह उन संरचनाओं का अध्ययन है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के उपयोग के बिना नहीं देखा जा सकता है या नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर रचना यह उस संरचना का अध्ययन है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। प्रणालीगत शारीरिक रचना यह शरीर की विशिष्ट प्रणालियों का अध्ययन है। सतही शारीरिक रचना शरीर की बाह्य विशेषताओं का अध्ययन है। भ्रूण विज्ञान यह जीव विज्ञान और चिकित्सा की वह शाखा है जो भ्रूण और उनके अध्ययन से संबंधित है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी यह मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है जिसमें रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैनिंग, एमआरआई जैसी कई इमेजिंग तकनीकों का उपयोग शामिल है। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं की संरचना का सूक्ष्म अध्ययन। प्रोटोकॉल ऊतक की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन। पीडीएफ को थोड़ा सा ऊपर करेंगे अमितेश जी। ये अस्थि विज्ञान कंकाल और उनकी हड्डियों की संरचना और कार्यों का अध्ययन संरचना। मैम आगे पढ़ना है? हाँ पढ़िए बस। मानव शरीर क्रिया विज्ञान का उपविभाग। जो आपका इंटरनल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी में।
पढ़ेंगे। न्यूरोफिजियोलॉजी यह तंत्रिकाओं के कार्यात्मक गुणों का अध्ययन है। अंतःस्रावी का विज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना और कार्यों तथा अंतःस्रावी तंत्र के निदान और उपचार से संबंधित विज्ञान। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी यह हृदय और रक्त वाहिकाओं के कार्य का अध्ययन है। प्रतिरक्षा विज्ञान यह एजेंटों द्वारा चुनौती दिए जाने पर शरीर की प्रतिक्रिया का अध्ययन है। अच्छा, इसमें न्यूरोफिजियोलॉजी, एक मिनट रुकेंगे, न्यूरोफिजियोलॉजी समझ में आया। अंतःस्रावी विज्ञान जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में समझ में आया। फिर कार्डियोवास्कुलर, अभी हमने पढ़ा ही था, सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर में आ गया। इसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान जब पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा सिस्टम है हमारा? इम्यूनिटी सिस्टम। वेरी गुड, इम्यूनिटी, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। जब एंडोक्राइन हमने देखा तो एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी जो हमारा विज्ञान लिखा हुआ जहाँ पे तंत्र सिस्टम है, तो ये क्या है, यहाँ पर मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी सभी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। और जब हम प्रतिरक्षा विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा फिर एक अलग जो सिस्टम, जहाँ हमने रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी के बाद पढ़ा था, लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, तो वो हमारा 6 नंबर, वहां पे कौन सा नंबर था? 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे आ रहा था। 7 नहीं, 8 नंबर पे आएगा, ठीक है। 8 नंबर पे मैम। 8 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे श्वसन शरीर क्रिया विज्ञान यह वायु मार्ग और फेफड़ों का कार्यों का अध्ययन है। मैडम ये क्या वर्ड है? श्वसन, ये वृक्क है। एक मिनट, इसको हम ही बोल दें, श्वसन क्रिया हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, ठीक है। ओके। ये गुर्दे के कार्यों का अध्ययन है। पैथोफिजियोलॉजी यह रोग और उम्र बढ़ने से जुड़े कार्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन है। व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान यह मांसपेशियों की गतिविधियों के कारण कोशिकाओं और अंग कार्यों में परिवर्तन का अध्ययन है। व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान का मीन्स हो गया कि जब हम लोग योग करते हैं तो इससे हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं पॉजिटिव मैनर में। नेक्स्ट मितेश भैया, और करिए स्लाइड को। अब देखते हैं हम लोग मानव शरीर का गठन, जिसको अभी हमने बताया भी था, एक बार देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सेल्स, सबसे पहले क्या लिखा? वर्क टुगेदर इन, एक साथ जो कार्य करती है। फिर सेल से बने हमारे टिश्यूज, फिर वर्क टुगेदर इन, ये भी अभी हमने बताया था कि जो एक साथ एक जैसे शेप, साइज और एक जैसा कार्य करते हैं, वो टिश्यूज क्या करेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। फिर ये भी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जब वो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। यहाँ ऑर्गेनिज्म लिख दिया गया है, वो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद सिस्टम आएगा, और सिस्टम के बाद हमारा आएगा ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन। अब एक देखेंगे इसमें जहाँ सेल लिखा हुआ है, वो सेल कैसे दिख रही है? एक सेल है। फिर टिश्यूज को देख रहे हैं, टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं? सेल का ग्रुप जो है वो टिश्यूज को बना दिया, टिश्यूज का फॉर्मेशन किया। फिर टिश्यूज, जो ये टिश्यूज के सामने एरो लगा है, ये कौन सा ऑर्गन है हमारा? मैम स्टोमक है। स्टमक है मैम। स्टमक है, ठीक है। फिर स्टमक से नीचे कौन सा ऑर्गन है? इसमें लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। रेक्टम और एनस पार्ट भी है, ठीक है, नीचे एनस पार्ट भी। फिर सामने हम क्या देख रहे हैं? जहाँ ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, जिसको हम लोग 11 सिस्टम के साथ बॉडी का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी का फॉर्मेशन के साथ एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग सामने है हमारे, ठीक है। आगे देखेंगे मितेश भैया, पढ़ेंगे। मानव शरीर का संगठन परमाणुओं, अणुओं और यौगिकों से लेकर कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और प्रणालियों का विभिन्न स्तरों पर होता है, जो एक पूर्ण जीवित जीव का निर्माण करता है। परमाणु से अणु, फिर यौगिक। परमाणु, अणु, एक यौगिक। शरीर परमाणु से बना है। जीवित जीवों में कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर सबसे आम तत्व है। परमाणु उपरमाणिक कणों से बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, जैसे पानी के अणु, प्रोटीन। कक्षा कोशिका शरीर की सबसे छोटी स्वतंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कार्यवृद्धि, चयापचय, चिड़चिड़ापन और प्रजनन। ऊतक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। हम धीरे थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। इसमें देख रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करें, एक बार नीचे करेंगे, ऊपर के कुछ पॉइंट्स देखते हैं और थोड़ा सा नीचे करेंगे। हाँ, यहाँ लिखा हुआ परमाणु, अणु और यौगिक। फिर नीचे हम देख रहे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मतलब हमारी जो 3 एनर्जीज हैं, एक क्या होगी, एक हमारी एनर्जी है जो वर्किंग में आती है, एक साइलेंट मोड में है, और एक दोनों में जब वर्क होता है तो वो उसको कंट्रोल में लेती है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ जो कुछ भी हमें दिखता है, एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल भी दिखता है, बिल्कुल एक छोटा सा, ऐसी चीजें जो इतने छोटे से कण हैं, छोटे छोटे से, वो भी अगर हम देखें तो जो कुछ भी इस यूनिवर्स में दिखता है वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, 3 चीजों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन तीनों के बिना हो। और सभी को पता है, कभी एनर्जी हमारी किसमें बनती है, एटम में क्रिएट होती, कभी एटम एनर्जी में क्रिएट होता है। मीन्स कभी हमारा सामान किसने ऐसा देखा है कि जो हमारे बालू के कण होते हैं, कभी गंगा जी में देखेंगे, वो ही पत्थर बन जाते हैं, और लगातार पानी पड़ता है तो पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लगातार पानी पड़े तो पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सैंड में कन्वर्ट होता है। बालू में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि पूरी एनर्जी जो है, कभी एनर्जी किसी एक मतलब एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का रूप लेगी, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो एनर्जी का रूप लेगी। लेकिन कोई भी चीज इस यूनिवर्स में पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। हाँ, वो हो जाए कि एक होता है कि वो यूनिवर्स के को जिसके बारे में कहा जाता है कि एक प्रलय आई, तो उसमें पूरा यूनिवर्स में जितनी चीजें दिखने वाली हैं वो सब एक बार डिस्ट्रॉय हो गई, फिर एक उनका नया निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, वो अलग चीज है। देखिए, कोई भी चीज इस धरती पर एक बार आकर के नष्ट नहीं होती है, कभी वो अपने ऑब्जेक्ट का रूप लेती है और कभी वो एनर्जी का रूप लेती है। मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो लगता है कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन लगता है कि डेथ होने के बाद क्या यूनिवर्स में जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वो डेड बॉडी जो है, उसका जो आउटर बॉडी है, आउटर लेयर है, वो यहाँ पर नष्ट हुआ है, लेकिन अब वो उसकी एनर्जी जो है वो वर्किंग में है, वो एनर्जी फिर से एक नए कॉस्ट्यूम में आएगी। तो इसका ये वही है जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, कि ये एनर्जीज क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है, कभी ऑब्जेक्ट में और कभी एनर्जी में, पूरी तरह से कभी ये खत्म नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। फिर हमने देखा, कुछ देख रहे हैं नीचे, फिर कैसे कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब इसके बारे में ध्यान से हम लोग देखेंगे। एक सेल का फंक्शन, इसको अपना अपना पेन पेपर लीजिए क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां सबसे नीचे दिख रहा है कोशिका जो कक्ष है, हाँ बस ठीक है भैया, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये एक सेल का वर्क दिया हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है, कार्य, फंक्शन सेल का, फंक्शन ऑफ द सेल, वृद्धि मीन्स ग्रोथ, चयापचय मेटाबॉलिज्म रेट, चिड़चिड़ापन मीन्स एक्शन विद रिएक्शन, प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक साइड लिखेंगे सेल और उसके साइड में एक डैश लगाकर कुछ जगह ब्लैंक करेंगे, दूसरे साइड लिखेंगे ह्यूमन बॉडी और उसके साइड भी, मतलब 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, सेल, फिर स्पेस, फिर ह्यूमन बॉडी और फिर स्पेस। अब देखते हैं, इसको एक बात समझ लें, अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। तो जो सेल है,
एक सेल और हमारी ह्यूमन बॉडी दोनों का फंक्शन सेम होता है। एक सेल का फंक्शन और हमारी ह्यूमन बॉडी का फंक्शन सेम होता है। कैसे होता है? देखो, हमारे एक सेल को किसकी जरूरत है सबसे अधिक जीवित रहने के लिए? एक सेल को लिविंग लाइफ के लिए सबसे अधिक किसकी जरूरत है? हम ह्यूमन बॉडी को मैम जो ह्यूमन बॉडी को जरूरत होगा वही सेल को भी जरूरत होगा। सेल को किसकी जरूरत है? फूड, एयर। सबसे पहले हम मनुष्यों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? एयर, ऑक्सीजन की। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए। सांसें हमारी सबसे कीमती है। कोई भी व्यक्ति भोजन के बिना कितने दिन सरवाइव कर सकता है? 10 से 15 दिन। 10 to 15 डेज का रेशियो चलता है। पानी के बिना 4 to 6 डेज का। और सांसों के बिना कितनी देर सरवाइव कर सकता है? 5 से 6 मिनट। तो ये क्या है? तो इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंस हमें किसकी लग रही है हमारे जीवन के लिए? एयर। एयर की। और एयर में भी किसकी लग रही है? अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि एयर और ऑक्सीजन में क्या अंतर है? एयर और ऑक्सीजन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एयर एंड ऑक्सीजन? मैम ऑक्सीजन जो होता है वो प्यूरिफाई होता है और एयर जो होता है उसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स होता है। ठीक है, तो अभी हम किस उसमें हैं? किस एटमॉस्फेयर में है? पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर। इसको ऐसे समझ लें कि जो एयर होती है वो 24/7 होती है, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन 24/7 नहीं होती है। या तो हम वैसा वातावरण डेवलप करते हैं एटमॉस्फेयर, या तो फिर हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा टाइम चूज करते हैं कि जिस टाइम पे एयर में ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक हो, जिसे हम लोग बोलते हैं आयंस, वो अधिक हो। तो एयर में आयंस अधिक होने का टाइम कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन अधिक मिले वो टाइम कौन सा हो सकता है? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। केवल अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है। और बाकी कुछ ऐसे आज भी एरियाज हैं जो बहुत दूर हैं पब्लिक से, तो वहां पर ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ जो पहाड़ी एरियाज में आप जाओ, वहां पे जो बादल दिखते हैं या आसमान दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। और वही पॉल्यूटेड एरियाज में चले जाओ तो लगता है कि जो तारे हैं वो इतने धुंधले दिखाई दे रहे हैं कि बहुत उनमें क्लियरिटी, एक शाइनिंग आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एयर जो है वो 24/7 है। ऑक्सीजन जब मॉर्निंग के टाइम में है, और या ये कहें कि हमने अपना ग्रीनरी वातावरण एनवायरनमेंट डेवलप कर रखा है, तो वहां पर एयर के साथ ऑक्सीजन हम ले सकते हैं। तो जो शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो यही सेल के जीवित रहने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है एयर के साथ। नेक्स्ट आते हैं भोजन। ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए भोजन की जरूरत है, सेल को भी जरूरत है। सेम वर्क। वाटर, ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए भी वाटर चाहिए, और सेल के लिए भी। ह्यूमन बॉडी के में वाटर कितना है? 70%। तो सेल की भी बॉडी में 70% वाटर है। फिर 4th नंबर पे आते हैं, हमें कुछ भी काम करें तो उसके बाद हमें किसकी नीड होती है? आराम की, रेस्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? नींद की। तो यही सेल को भी रेस्ट चाहिए। आप लगातार काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो थकने में क्या है? सेल भी थक जाती है। तो जैसे हमें लगता है हमें आराम चाहिए, तो वैसे पर्टिकुलर एक एक सेल को रेस्ट चाहिए। ठीक, तो सेम वर्क। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग भी सृजन के लिए बने हैं, और ऐसे ही सेल भी मल्टीप्लाई होती है, सेल में भी डिवीजन होते हैं। फिर हम ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए? सब अपना जीवन जीते हुए एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारी डेथ भी हो जाएगी, शरीर छूट भी जाएगा, ये कॉस्ट्यूम हट जाएगा। तो ऐसे ही सेल की भी डेथ हो जाती है। मल्टीप्लाई भी करती है सेल, लेकिन सेल की खुद की डेथ भी हो जाती है। फिर जैसे हमें कुछ, मान लो कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिले
जो हमसे बिल्कुल डिफरेंट हो। अभी आप लोग उड़ीसा में हो और सडन आपको राजस्थान में रख दिया जाए 1 वीक के लिए, आप जल्दी सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या आपको शिमला रख दिया जाए जो बहुत ठंडा है, वहां रख दिया जाए, सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या होगा, आपकी बॉडी इरिटेट होगी। ठीक, तो जैसे बॉडी में इरिटेशन आ रहा है, इन द सेम वे एक एक सेल में इरिटेशन आएगा। ठीक है, तो जितना जो कुछ भी हमारे अंदर एक ह्यूमन बॉडी की नीड है, वही सेम नीड या ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन, एक्शन, रिएक्शन है, सेम थिंग हमारी सेल के साथ होती है। क्लियर? ठीक है, इसको प्रॉपर नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसे इसमें इतना सारा सिलेबस में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सेल के बारे में हमने समझ लिया, सेल क्या है, और सेल और ह्यूमन बीइंग जो है दोनों का फंक्शन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं ऊतक, टिश्यूज को पढ़ेंगे। ऊतक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतकों को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। ये उपकला, संयोजी, तंत्रिका और मांसपेशी ऊतक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे पीडीएफ हमसे जो उपकला ऊतक, यह त्वचा की बाहरी परत, अंगों, इसको देख लें, रक्त, एपिथेलियल टिश्यू है। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका तंत्र नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब पढ़ेंगे। उपकला ऊतक, यह त्वचा की बाहरी परत, अंगों, रक्त और लसिका वाहिकाओं और शरीर गुहा में पाया जाता है। संयोजी ऊतक, यह शरीर की रक्षा करता है और उसे सहारा देता है। यह त्वचा, हड्डी और टेंडन, उपास्थि, रक्त आदि के अधिकांश भागों में पाया जाता है। अच्छा, जो मांसपेशी आपका, एक मिनट रुकिए, जो ब्लड है हमारा वो किस में आएगा? ये जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसमें से ब्लड किस में आएगा? तंत्रिका टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में। नोट कर लीजिए। ठीक, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन्स में होता है। ठीक, बोन मैरो में होता है, बोन के बोन मैरो में होता है। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। शरीर की संयोजी रक्षा। ऊतक, यह शरीर की रक्षा करता है। हिंदी क्या बोले? क्या कह रहे रीतू जी? हिंदी क्या बोले? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, सामने जो संयोजी देखिए। ठीक है, इसे वो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में का एग्जांपल ब्लड है। ब्लड हमारा बोन के बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है ब्लड का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड कौन से टिश्यू में कनेक्ट होगा? तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में कनेक्ट होगा। पढ़ेंगे। मांसपेशी ऊतक, यह संकुचन और विश्राम के माध्यम से गति प्रदान करता है। यह कंकाल, चिकनी और हृदय की मांसपेशियों में बना होता है। मांसपेशियों से तंत्रिका ऊतक, यह विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं और तंत्रिका आवेगों के संचरण पर प्रतिक्रिया करता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। अंग विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं। उदाहरण, पेट उपकला ऊतकों से बना होता है। अब रुकेंगे, एक बार देखेंगे। हमने अभी क्या देखा था? पहले हमने सेल को देखा, सेल के बारे में पढ़ा। अब हमने टिश्यूज देखा। टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। 4 प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार के जो हमने टिश्यूज देखे, इनके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। उपकला टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जो हमारी स्किन वाली लेयर है, स्किन है, वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। और जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो आउटर लेयर है वो भी किससे बनी है?
एपिथेलियल टिश्यू से बने, ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी स्किन, बोन, टेंडन, उपास्थि मतलब जो हड्डी है हमारी, बोन, टेंडन, और एक वर्ड आता है इसी में बोन, बोन मैरो, टेंडन, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए। इसके बाद देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, ये संकुचन और विश्राम के माध्यम से गति प्रदान करता है। ये कंकाल जो हमारा है मांसपेशी, समझ गए कि मसल्स किसको फिल कर रही हैं, हमारे स्केलेटन को, तो ये कंकाल, चिकनी और हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। तो जो हमारा पूरा कंकाल है, फ्रेम है, उसको भरने का काम कल ही हम समझा चुके थे, उस किसका है, मस्कुलर टिश्यूज का या मसल्स का है या मस्कुलर सिस्टम का है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस टिश्यूज है। नर्वस टिश्यूज कहाँ पर होंगे, नर्वस सिस्टम में होंगे। जो हमारा ये विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं और तंत्रिका आवेगों के संचरण और पर प्रतिक्रिया करता है। ये मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। तो पता है हमारा कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हमारे नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर ही हमारे नर्वस टिश्यूज कनेक्ट होंगे। जब हमारे स्किन से संबंधित बात कोई रिलेटेड बातचीत होगी तो वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज कनेक्टेड है। बोन, स्किन, टेंडन की बात होगी तो कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड भी इसी में कनेक्ट होगा। मस्कुलर में हमारा स्केलेटन सिस्टम आएगा और तंत्रिका तंत्र जो हमारे नर्वस टिश्यू है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, जिसमें ब्रेन और स्पाइन उनके मेजर पार्ट है ऑर्गन्स है। फिर हमने देखा अंग के बारे में। अंग विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, टिश्यूज से बने होते हैं, जिनके कार्य समान होते हैं। उदाहरण पेट उपकला ऊतकों से बना होता है, मीन्स सभी जो अंग हैं उनके अपने अपने अलग अलग टिश्यूज से अलग अलग अंगों का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन्स बनते हैं। नेक्स्ट ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को करेंगे पीडीएफ को, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रणाली के बारे में, पढ़ेंगे। हाँ, प्रणाली अंगों और विभिन्न ऊतकों का समूह मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक अंग एक या अधिक शारीरिक कार्य करता है। उदाहरण पेट पाचन तंत्र के अंगों में से एक है। तो ये क्लियर है, प्रणाली के सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। प्रणाली के अंग ऑर्गन से, प्रणाली हमारे सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हमारा स्टमक आता है। पाचन तंत्र क्या हो गया, सिस्टम हो गया, प्रणाली भी सिस्टम को ही बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टमक आ गया। क्लियर है, भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी का? चलिए नेक्स्ट, फिर है जीव स्तर, मीन्स शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। अब सभी सिस्टम मिलकर 11 सिस्टम मिलकर के क्या करेंगे, पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट 5th पेज नंबर देखेंगे हम इस पे, पढ़ें, थोड़ा सा नीचे कर, और थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, पढ़ें। शरीर की अंग प्रणाली। मानव शरीर एक एकल संरचना है, लेकिन वह कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और प्रणालियों जैसी अरबों छोटी संरचनाओं से बना है। कोशिकाओं के समूह जिनकी भौतिक विशेषताएं और कार्य समान होते हैं, एक ही कार्य करने के लिए एक साथ समूहित बड़ी संख्या में कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। अंग विभिन्न ऊतकों का एक संग्रह है जो एक संरचना बनाते हैं तथा एक विशिष्ट कार्य करते हैं। एक अंग प्रणाली में विभिन्न अंग होते हैं जो समन्वित रूप से शरीर का एक प्रमुख कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रणाली शरीर के एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रणालियां हैं जो महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए समन्वय से काम करती हैं। प्रत्येक प्रणाली विभिन्न अंगों से बनी होती है जो एक विशेष प्रणाली के लिए मिलकर काम करती है। प्रत्येक अंग विभिन्न ऊतकों से बना होता है और विभिन्न
में कई कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग प्रणाली, मानव शरीर। मानव शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं। एक बात बताइए, बस अभी 1 मिनट बात करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ जो इंग्लिश में, यदि इंग्लिश में ही सबको समझ में आता हो, ठीक ढंग से सबको पढ़नी आती हो, तो फिर इंग्लिश का ही पीडीएफ शेयर किया जाए। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी? मैम हिंदी समझ में आ रहा है। आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि इंग्लिश में अगर आता हो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इंग्लिश का पीडीएफ शेयर किया जाए। और यदि लगता है कि हिंदी में कनेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखो ये भी मान के चलना कि जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो टर्म्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही इजी होते हैं। साइंस के, कंप्यूटर के और साइकोलॉजी में इनके इंग्लिश टर्म हिंदी से इजी होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजों में क्या है, हिंदी टर्म्स इजी होते हैं। तो इसलिए हमने कहा यदि कुछ ऐसा लग रहा हो समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मेन मेन जो वर्ड्स हैं उनको सब इंग्लिश में ही कन्वर्ट करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने नीचे देखा कोशिकाएं जो हैं, ऊतक, अंग, अंग प्रणाली, मानव शरीर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है क्योंकि स्टार्टिंग में देख लिया, ठीक है। फिर मानव शरीर की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, जो सिस्टम है उनको देखिए। नेक्स्ट अमितेश भैया। हेलो अमितेश भैया। पढ़ेंगे। मानव कंकाल प्रणाली। कंकाल प्रणाली में हड्डियां, उपास्थि, स्नायु बंधन, कंडरा और संयोजी ऊतक शामिल हैं। कंकाल मांसपेशियों और अन्य कोमल ऊतकों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। साथ में वे शरीर के वजन को सहारा देते हैं, मुद्रा बनाए रखते हैं और गति में मदद करते हैं। कंकाल मानव शरीर का कठोर ढांचा है, जिसके चारों ओर संपूर्ण शरीर निर्मित होता है। कंकाल तंत्र मानव शरीर की हड्डियों, संबंधित उपास्थियों और जोड़ों का तंत्र है। ठीक है, अब वो 1 मिनट। अब देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आप 1 मिनट और थोड़ा सा ऊपर करेंगे अमितेश भी। इसमें देखिए इसका ये आ गया। ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा मानव शरीर है उसमें कितनी हड्डियां हैं। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। 200, बच्चों में, 200, शिशुओं में 300, 300, 300, ठीक है। 300. ठीक है, चलिए कितने लोगों को अगर हम बोन्स का डिवीजन पूछें तो लड़ लें? कितने लोगों को बोन्स का जो डिवीजन है वो लर्न है? मैम थोड़ा भूल याद गया नहीं है। है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अभी 6 बज रहा है, ठीक, हम आपके पास 6:15 के आसपास हम आप बैठते हैं, ठीक है। तब तक आपको कुछ चीजें 2 मिनट में डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आप सभी भी ले लेंगे। जो हमारा 206 हड्डियां हैं उनको सब आराम से पेन पेपर उठाइए, कुछ पहले इजी करें इसको समझाने के लिए। हमारे जो एक अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए। अपर लिम्स, लोअर लिम्स में क्या हो गया, हमारे जो हाथ और पैर आते हैं, ठीक है। तो बॉडी को देखते हैं कितने पार्ट में बॉडी डिवाइड हो रही है। एक सिर, एक धड़ जो उसके नीचे ट्रंक बोलते हैं वो, फिर हाथ और पैर। जो दोनों हाथ है वो किस में आएंगे, अपर लिम्स में। दोनों पैर किस में आएंगे, लोअर लिम्स में। अब देखते हैं जो हमारा ये सिर के ऊपर कितनी हड्डियां हैं, इस गले से, गले की बोन से लेकर सिर तक कितनी हड्डियां हैं टोटल, 29। कितनी बोन्स है, 29। यहाँ हाइट बोन होती है, इससे ऊपर सिर पूरा कवर करके फेस, सिर, ईयर सब कुछ कवर करेंगे तो 29 बोन्स। उसके बाद देखते हैं जो हमारा ट्रंक वाला हिस्सा है, जिसमें आगे का जो देख रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 25। 12 के पेयर्स में रिब्स हैं, हमारी पसलियां हैं।
24 और एक जो बोन है जिसका नाम है स्टर्नम, जो हमारे रिब्स पसलियों को जोड़ रही है। तो ट्रंक में जो आगे क्या धड़ है उसमें कितने बोन्स है? 25। फिर पीछे स्पाइन में कितनी है? पूरे स्पाइन में 26। वेरी गुड, 26 है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर जो हाथ में शोल्डर से, कॉलर बोन के बाद से शोल्डर से लेकर के पूरा जो स्कैपुला ये हमारा है, यहां से लेकर के पूरा फिंगर्स की बोन्स को काउंट करें तो टोटल बोन्स एक हाथ में कितनी है? 32। दोनों हाथ, दोनों हैंड्स में मिलाकर 64। ठीक है, फिर पैर को देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? जो हमारा लोअर बैक है वहां से नीचे से देख रहे हैं, आगे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी। तो थाई मसल्स के ऊपर से, बटक के पास से, वहां से जब हम लोग काउंट करेंगे तो एक पैर की बोन उंगलियों तक की काउंट करें तो एक पैर में हमारी बोन है 31, दूसरे में भी 31, टोटल कितनी हो गई? 62। तो दोनों पैरों में हिप जॉइंट से लेकर के पैर की उंगलियों तक की बोन्स कितनी है? 62, हाथ की 64, 29, गले से सिर तक की, फेस सब उसमें कवर हो रहा है। फिर आगे ट्रंक का जो फ्रंट वाला पोस्चर है, पार्ट है, उसमें 25 और बैक स्पाइन में 26। अब इन नंबर ऑफ बोन्स ये हुए आपके 206। अब एक बार सबका वर्क अभी हम आपको दे रहे हैं 15 मिनट्स का, कि आपको करना है पूरे जितने अभी हमने सेल देखी, सेल का और ह्यूमन बॉडी का फंक्शन का एक रिवीजन करना है। टिश्यूज हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ टिश्यूज, और फिर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसका वर्क क्या है, और स्केलेटन सिस्टम की जो बोन्स के नंबर हमने बोले हैं उसका एक की नोट्स बनाइए। अभी हम 15 मिनट के बाद आपके साथ कनेक्ट होते, किसी को पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, रिसर्च के लिए जाना हो, आप उठ सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी।
हेलो, सबको आवाज आ रही है? हेलो, Yes, ma'am. अरे चलिए, Yes, ma'am. सबने वर्क कंप्लीट कर लिया? सबने वर्क कंप्लीट कर लिया? चलिए ठीक जी है। मैम। अब एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब ये जो हमारी ये स्केलेटन सिस्टम में अभी हमने बोन्स देखे, अब बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कितनी बोन्स है इनको अलग अलग करके भी बताया गया, और नंबर ऑफ बोन्स और किस पार्ट में कितनी बोन्स है वो अभी हमने आपको डिस्कस किया है। स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे विनय? ये संरचनाएं मिलकर मानव कंकाल का निर्माण करती हैं तथा शरीर के कोमल अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। जोड़ दो या दो से अधिक हड्डियों या उपास्थियों के बीच का जंक्शन है। जोड़ एक कठोर और दृढ़ कंकाल में गति को अनुमति देता है। जोड़ मानव कंकाल की गति, स्थिरता और ताकत के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कंकाल तंत्र के भाग हैं हड्डियां हमारे शरीर को सहारा देती हैं, अंगों और ऊतकों की रक्षा करती है, कैल्शियम और वसा को संग्रहित करती है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। हड्डी का कठोर बाहरी आवरण एक स्पंजी केंद्र को घेरता है। हड्डियां हमारे शरीर को संरचना और आकार प्रदान करती है। वे गति में मदद करने के लिए मांसपेशियों, टेंडन, स्नायु बंधन और अन्य संयोजी ऊतकों के साथ काम करती है। हेमाटोपोइसिस रक्त कोशिकाओं का निर्माण ज्यादातर हड्डियों और लाल मज्जा में होता है। जिसे हम लोग बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन, वो इसी से रिलेटेड है। जो आरबीसी कम होते हैं तो क्या कम होता है? हीमोग्लोबिन। आगे देखेंगे। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक। उपास्थि हमारे जोड़ों के अंदर रीढ़ की हड्डी के साथ और हमारी पसलियों में हड्डियों को सहारा देती है। मजबूत रबड़ जैसी उपास्थि हड्डियों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने से बचाती है। मनुष्य के नाक, कान, श्रोणि और फेफड़ों में भी उपास्थि होती है। जोड़ मानव कंकाल के महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि वे मानव कंकाल को गतिशील बनाते हैं। थोड़ा सा आगे करेंगे मितेश्वरी। दो या दो से अधिक हड्डियों के बीच होता है। मांसपेशियां प्रत्येक मांसपेशी हजारों लचीले तंतुओं से बनी होती है। मांसपेशियां चलने, सीधे बैठने और स्थिर रहने में मदद करती है। कुछ मांसपेशियां दौड़ने, नाचने और वजन उठाने में मदद करती हैं। आगे मांसपेशियां, सबको पता है कि मांसपेशियों से मसल से क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में हमारी। तो कुछ भी हम काम करते हैं यदि बॉडी को फ्लेक्सिबल मोड में, अभी हमने हाथ को ऊपर किया, नीचे किया, उंगली को ऐसे किया, गर्दन घुमाया, ये सब हम किसके कारण कर पा रहे हैं? मसल्स के कारण। और मसल्स में जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसकी वजह से कर पा रहे हैं। योग करते हैं तो योग किसके लिए करते हैं? कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। यदि बॉडी बहुत स्टिफ मोड में हो या फ्लेक्सिबिलिटी मोड में हो, तो फ्लेक्सिबल मोड में जिस व्यक्ति की बॉडी है उसको हम कैसा समझेंगे? उसे हेल्दी समझेंगे या जिसकी बॉडी स्टिफ मोड में है? जो फ्लेक्सिबल मोड पे है। जिसके लचीले हैं उसको हाँ, हेल्दी। जिसका लचीला है उसको हम क्या समझते हैं कि ये ही और शी इज फिट एंड फाइन। तो इसका मीन्स हुआ कि जब बॉडी फ्लेक्सिबल मोड में होती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम किसके थ्रू डेवलप करते हैं? योग हमें यहाँ सपोर्ट करता है कि हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है या जो हमारी बोन्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मसल्स से होती है। तो जितनी जितनी मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल होगी, बोन को मूव कराने में उतना सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। बस ठीक है, पढ़ेंगे। स्नायु बंधन रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डियों से जोड़ते हैं और संरचना को एक साथ रखने और जोड़ों को स्थिर करने में मदद करते हैं। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। रेशेदार ऊतक और
कोलेजन से बने टेंडन सख्त होते हैं लेकिन बहुत लचीले नहीं होते। अब मानव कंकाल एक मिनट रुकिए मीना जी, लिगामेंट और टेंडन किसने किसने नाम सुन रखा है? जी मैम। नाम सुना है, Yes, ठीक है। ma'am. तो हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, लिगामेंट या टेंडन? Ma'am, ligament. लिगामेंट से। ठीक है। और हड्डियों को जो मांसपेशियों से कौन जोड़ते हैं, टेंडन। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि हड्डियों को बोन से बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट सपोर्ट करते हैं और बोन से मसल्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन काम करते हैं। देखा होगा जब हमारी एक बोन से दूसरी बोन जुड़ती है तो उसके आसपास कुछ मसल्स भी होते हैं, मांसपेशियां भी होती है, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी उंगलियों में या रिस्ट में जहां कहीं भी, दोनों ही साइड हड्डियां हैं, बोन नीचे भी है बोन ऊपर भी है। ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट में जो हड्डियों से हड्डियां जुड़ रही हैं, लेकिन जो मसल्स जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, तो एक बोन से बोन कनेक्ट हो रहे हैं और एक बोन से मांसपेशियां कनेक्ट हो रही हैं। तो बोन से जब मांसपेशियां कनेक्ट होती है तो उन्हें बोलते हैं टेंडन, और बोन टू बोन कनेक्ट हो रहे होते हैं, बोन से बोन कनेक्ट हो रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। मानव कंकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अक्षीय कंकाल, यह मानव शरीर की धुरी बनाता है। इसमें खोपड़ी, कशेरुक स्तंभ और वक्षीय पिंजरा शामिल है। यह 80 हड्डियों से बना है। अब इसको उपांगीय देखेंगे, यहीं पर दो अक्षी है, एक है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दिस नेक्स्ट है एक्सिपी ये वो स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें क्या, जो अक्षी कंकाल तंत्र है इसमें हमारी कितनी बोन्स आ रही है, 80। 80 में कौन कौन सी बोन आ रही है, 29 तो हमारी ये हो गई, गले से ऊपर हो गई। फिर 29 के बाद 25 हमारी स्टर्नम, जो सामने हमारा रिब केज है, पसलियां हैं और उनको जोड़ने वाला जो रिब केज है। तो 24 क्या है, 12 पेयर्स होते हैं दोनों साइड की जो रिब्स हैं हमारी। और अगर पेयर्स में देखेंगे तो 12 बोलेंगे और काउंट करेंगे तो 24 बोलेंगे, और उनको रिब्स को कनेक्ट करते जोड़ने की जो हड्डी उसका नाम है स्टर्नम। तो ये हो गए 25, 29 और 26, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो रहे हैं हमारे, और 26 हमारे स्पाइन के हो गए। तो टोटल कितनी बोन्स होंगी, Ma'am, 80. ठीक हो रही, ठीक है। चलिए फिर हाथ और पैर के लोअर लिम्स अपर लिम्स के अभी हम लोग ने देखे थे 64 है अपर लिम्स, 62 है लोअर लिम्स, टोटल 206 हो गए, सॉरी 126 हो गई, और ऊपर 80 हो गई। ठीक है, दोनों को मिलाकर 206 हो गए। पढ़ेंगे आगे मीना जी। अक्षीय कंकाल, हाँ ये क्या, उपांगीय कंकाल, यह मानव शरीर के उपांगों का कंकाल है। इसमें कंधे की मेखला, ऊपरी अंग का कंकाल, श्रोणी मेखला और निचले अंग का कंकाल शामिल है। ये 126 हड्डियों से बना है। कंकाल प्रणाली की कार्य, सहारा, हड्डियां और उपास्थियां शरीर के आकार को बनाए रखने के लिए ढांचा प्रदान करती है। इन कंकाल घटकों के बिना शरीर के अंग ढह जाएंगे। सुरक्षा, कंकाल प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना है। खोपड़ी, पसली, पिंजरे और कशेरुक जैसी संरचनाएं क्रमशः मस्तिष्क, फेफड़े और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। गति, शरीर की गतियों की व्यापक श्रृंखला कंकाल प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों की समन्वित क्रिया के कारण होती है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम तस्वीर। ये हम लोग स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन देख रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है, सेफ्टी देता है, मूवमेंट देता है, और इसमें जितने हमारे मिनरल्स जिनको बोलते हैं वो सब यहीं पर उनका फॉर्मेशन हो रहा है बोन में ही। बोन मैरो के अंदर हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट भी स्केलेटन सिस्टम से मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे।
खनिजों का भंडारण। हड्डियां फास्फोरस और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडार है। यह कैल्शियम चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। अस्थि मज्जा हेमटोपोइसिस का एक स्थल है जहां रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कंकाल प्रणाली मानव शरीर के लिए एक आंतरिक ढांचा प्रदान करती है। कंकाल प्रणाली में कंकाल की हड्डियां, उपास्थि, स्नायु बंधन और अन्य संयोजी ऊतक शामिल होते हैं जो हड्डियों को स्थिर या जोड़ते हैं। हड्डियां शरीर की स्थिति को बनाए रखने और नियंत्रित सटीक गति उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों के साथ मिलकर काम करती है। अस्थि विज्ञान हड्डियों और उनमें संबंधित संरचना का अध्ययन जिसे अस्थि विज्ञान कहा जाता है। जोड़ दो हड्डियां आपस में मिलकर जोड़ बनाती हैं। जोड़ कठोर एवं दृढ़ कंकाल बनाते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संभव होती हैं। कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से बना है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। और ऊपर करेंगे पीडीएफ को। मितेश भैया थोड़ा सा ऊपर करेंगे पीडीएफ। पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल प्रणाली। अक्षीय कंकाल प्रणाली 80 हड्डियां। इसमें खोपड़ी, उरोस्थि, थोरॉइड, अस्थि, कशेरुका दंड और पसलियां शामिल हैं। अक्षीय कंकाल की हड्डियां फिर ये जो हाइट बोन है हमारी ये इसी में आ गई और ऊपर फेस और ये सब चीजें आ गई। फिर हमारा कैसेडुका स्पाइन हो गई और पसलियां स्टर्नम हो गई। आगे बढ़ेंगे। अक्षीय कंकाल की हड्डियां स्नायु बंधन और मांसपेशियों के साथ मिलकर मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। अक्षीय कंकाल सिर, धड़ और ऊपरी अंगों से पीठ के निचले अंगों तक भार भी स्थानांतरित करता है। उपांगीय कंकाल प्रणाली 126 हड्डियां। इसमें ऊपरी और निचले छोर की हड्डियां शामिल हैं। उपांगीय कंकाल की हड्डियां उपांगों की गतिशीलता और गति में मदद करती है। अक्षीय कंकाल मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। शरीर के मध्य भाग में अक्षीय कंकाल होता है और शरीर के केंद्रीय अक्ष के साथ स्थित हड्डियां उपांगीय कंकाल होती हैं। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डियां, 6 कान की हड्डियां, 26 कशेरुकाएं, 24 पसलियां, 1 उरोस्थि और 1 हायोइड हड्डी होती है। अक्षीय कंकाल के 2 कार्य हैं। पहला कार्य पृष्ठीय और अधर गुहाओं में अंगों को सहारा देना और उनकी रक्षा करना है। दूसरा यह कि यह मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह बनाता है। एक बेस बनाता है। आगे देखेंगे। और ऊपर कीजिए। एक बार पढ़ेंगे। अब बोन्स ये के टेबल है, ये पढ़ना है। कुछ कह रहे मीना जी? ये टेबल जैसा है वो पढ़ना है मैम। इसके बोन्स के नेम है फेशियल और बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स है। फेशियल बोन्स सबसे पहले। फेशियल बोन्स 14, जियोगोमेटिक 2, मैक्सिलर 2, नसल बोन 2, लैक्रिमल बोन 2, वोमर 1, पैलेटियल बोन 2, इंफीरियर नसल कॉन्क्लेव 2, मैंडिबल 1। जबड़ा है ये हमारा। ईयरबोन 6, मलेस 2, इंकस 2, ये स्टेप्स 2। हमारे कान की बोन की है। फिर इनकस है और स्टेप्स है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ईयर की पूछी जाती है, कितनी है? 6 है। तीन है, ठीक है। दोनों ईयर की बोन है 6, एक में 3 एक में 3, ये ध्यान रखेंगे। हाइड बोन 1 यू शेप्ड,
रिब्स ये 24, बोन है हमारी जो गले से ऊपर वाले हिस्से को जोड़ती है। ribs 24, sternum 1, vertebral column 26, cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacrum 1, coccyx 1. ठीक है, क्लियर है ना। 26. सर्वाइकल में कितनी बोन होती है हमारी? जो सबसे ऊपर है हमारा 7 है, थोरेसिक में 12 है। यही जो थोरेसिक की 12 बोन्स हैं, ये 12 पेयर्स में कहाँ कनेक्ट होती है? रिब केज में आगे आकर, जो ऊपर अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ये रिब केज में 24 लिखिए। ये 24 जो ये है हमारा थोरेसिक की जो बोन्स है, पीछे की बोन्स आगे आकर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद देख रहे हैं हम लोग लंबर की 5 है, फिर सैक्रम की 1 है और कॉकिक्स की 1 है। तो ये हमने 26 देखी। और आगे देखेंगे। मानव पेशी तंत्र विशेष ऊतक से बना होता है। एक मिनट रुकिए क्योंकि दूसरा तंत्र आ रहा है। तो अभी हम लोग ने वहां किसकी हड्डियां नहीं पढ़ी हैं? लोअर लिम्स और अपर लिम्स की। अपर लिम्स की टोटल हड्डियां कितनी है हमारी? टोटल हमारे यहाँ से शोल्डर बोन से लेके कॉलर बोन से लेकर के पूरा उंगलियों तक एक हाथ में 31 है, सॉरी 32 है, दूसरे हैंड में भी तो 64 हुई। ठीक है। और ऐसे हिप जॉइंट से लेकर या हिप बोन से लेकर के एक पैर की उंगली तक पूरी सभी कनेक्ट कर दे तो कितनी बोन्स है वहां? 31 है एक में, दोनों को मिलाकर 62। इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मानव पेशी। पेशी तंत्र विशेष ऊतक से बना होता है जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। मांसपेशियों में शरीर के अंगों की गतिविधियों के लिए बल प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से सिकुड़ने की क्षमता होती है। मांसपेशी तंत्र शरीर के सभी अंगों की गतिविधियों के लिए मोटर शक्ति प्रदान करता है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं: कंकाल की मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां। तो एक मिनट इसको देख लें। कंकाल की मांसपेशियां होगी स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। 3 ये हमारी क्या है? मस्कुलर सिस्टम में मसल्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ जो मसल्स हैं, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स हो गई जो हमारी लगभग फिक्स है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स सभी को पता है, जो हमारा हाथ मूव करा रहे हैं, ये सब चीजें। फिर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी है? जो जिनको हम कुछ ऐसी फिक्स, सॉरी, जो स्केलेटल कुछ फिक्स है जिनको हम बहुत मूव नहीं करा सकते, लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या है? उनको हम प्रॉपर मूव करा सकते हैं। और कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स एक ऐसी मसल्स है जो 24/7 जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक काम करती है। 24/7 पूरा जीवन पर्यंत कौन सी मसल्स बिना रुके काम करती हैं? वो कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स हैं जो पूरे जीवन काम करती हैं। आगे देखेंगे। और ऊपर करेंगे। ये सारी मसल्स हमारी दिख रही। मसल्स के लगभग नंबर ऑफ मसल्स जो हैं हमारे वो 550 से अपर है। कुछ जगह 6 का रेशियो लिया जाता है, तो 550 से ऊपर जब मसल्स का नंबर दिया जाए तो आप उसको सही करेंगे। किसी जगह लिखा है 562 मतलब 62 ऐसे करके है, किसी जगह 580 के अराउंड है, किसी जगह 600 ही डायरेक्ट दिया है, कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछे दिया है। तो ये हमारी मसल्स जो है वो बोन से डबल से भी अधिक है। नेक्स्ट। अब देखेंगे इनकी मांसपेशियों का वर्ग और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। कंकाल की मांसपेशियां उपास्थि, कंडरा, स्नायुबंधन, जोड़ और अन्य संयोजी ऊतक सभी मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली का हिस्सा है जो शरीर को समर्थन, सुरक्षा और गति प्रदान करने के लिए एक साथ काम करते हैं। कंकाल प्रणाली और हड्डियां शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, शरीर के वजन को सहारा देती है तथा कैल्शियम और फास्फोरस के लिए मुख्य भंडारण प्रणाली के रूप में भी कार्य करती है।
मांसपेशीय तंत्र की मांसपेशियां हड्डियों को उनके स्थान पर रखती है। वे हड्डियों को सिकोड़कर और खींचकर गति में सहायता करती है। गति की अनुमति देने के लिए विभिन्न हड्डियां जोड़ों द्वारा जुड़ी होती हैं, जो कंडराओं और स्नायु बंधन जैसे संयोजी ऊतकों के माध्यम से अन्य हड्डियों और मांसपेशियां तंतुओं से जुड़ी होती हैं। उपास्थि हड्डियों के सिरों को एक दूसरे पर सीधे रगड़ने से रोकती है। ये बोन टू बोन, लिगामेंट और उपास्थि वाली टेंडन। ठीक है, नाम भी ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे। कुपोषण और गठिया शरीर में विकारों और बीमारियों के उदाहरण हैं, जो मस्क्यूलोस्केलेटल प्रणाली के कार्य को गंभीर रूप से खराब कर सकते हैं। चिकनी पेशी, चिकनी मांसपेशियां खोखले आंतरिक अंगों जैसे रक्त वाहिकाओं, जठरांत्र संबंधी मार्ग, जीआई ट्रैक्ट, मूत्राशय और गर्भाशय की दीवारों में पाई जाती है। चिकनी मांसपेशी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है। चिकनी मांसपेशी को सचेत रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह अनैच्छिक रूप में कार्य करती है। गैर धारीदार चिकनी मांसपेशी कोशिका धुरी के आकार की होती है और इसमें एक केंद्रीय नाभिक होता है। चिकनी मांसपेशी धीरे धीरे और लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है। हृदय मांसपेशी, हृदय की दीवार में हृदय की मांसपेशी पाई जाती है और यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में भी सहायक होती है। हृदय पेशी कोशिका में चिकनी पेशी की तरह एक केंद्रक होता है, लेकिन यह कंकाल पेशी की तरह धारीदार भी होता है। हृदय पेशी कोशिका का आकार आयताकार होता है। आयताकार होता है। हृदय, इसमें क्या लिखा है? हृदय की दीवार में हृदय की जो हमारा हार्ट है उसके जो मसल्स हैं वॉल में, मतलब बाहर साइड से अंदर तक, वो सब क्या है? हमारी कार्डियक मसल्स बोली जाती है। और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मीन्स होता है दो हमारे एक सिस्टम है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट हैं ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के। एक रिफेरल में कनेक्ट हो जाता है और एक हमारा जो हम क्या बोलते हैं पेरिफेरल के साथ। दूसरा जो पार्ट है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में, वो क्या कर रहे हैं कि जब हमारा सपोज करके हम एक समय पर हमें गुस्सा आए तो हमारा दूसरा पार्ट एक्टिवेट। इसको ऐसे समझ दें कि ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में दो पार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, सबसे सरल तरीका समझ। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन में जब कनेक्ट हो रहे हैं तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो किसके लिए है? कूल वर्क करने के लिए। राइट ब्रेन हमारा किसके लिए है? एक्टिव मोड में, जो बॉडी के लेवल पे वर्क करते हैं, जिनमें एनर्जी अधिक चाहिए। तो ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है, इसको जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं वो कंट्रोल करती है। ठीक, कार्डियक मसल्स क्या करती हैं? हमारी लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को कंट्रोल में लेती है। और इस सिस्टम का नाम क्या है जिसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों हमारे कनेक्ट होते हैं? इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को बोलते हैं राइट ब्रेन और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन। तो दोनों ब्रेन को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? हमारी कार्डियक मसल्स कर रहे हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट। फिर हृदय पेशी में ये देखा था चिकनी पेशी की तरह का एक केंद्रीय केंद्रक होता है, लेकिन ये कंकाली पेशी की तरह धारदार भी होता है। हृदय पेशी के कोशिका का आकार आयताकार होता है। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशियों का संकुचन अनैच्छिक, मजबूत और लयबद्ध होता है। अनैच्छिक का मीन्स हो गया कि हमारी उस पर कोई कमांड नहीं है। अनैच्छिक, एक ऐच्छिक मीन्स क्या होता है? जो स्मूथ मसल्स थी वो हमारी ऐच्छिक मसल्स में आती है, लेकिन जब हम लोग कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो ये अनैच्छिक में आएगी। अनैच्छिक का मीन्स हो गया कि जहां हम, मान लो हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग है वो हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है। हम सो रहे हो तो हार्ट पंप करेगा या नहीं करेगा?
करेगा। करेक्ट मैम। इसका मतलब हुआ कि जो हार्ट है हमारा, वो 24/7 जग रहे हो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी करे, वो पूरे टाइम अपना काम कर रहा है, उस पर हमारा कोई कमांड नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और वो मजबूत लयबद्ध का मीन्स हो गया कंटिन्यू। अभी हमने बोला था ना 24/7। लीवर थोड़ी देर काम ना करे चल जाएगा, बड़ी आंत इंटेस्टाइन ना करे, लार्ज इंटेस्टाइन ना करे, लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में यस और नो होता है। ठीक है, या तो यस या तो फिर नो। वहां पर कुछ, बस वहां पर क्या है, ब्लॉकेजेस अभी अगर कम है, आप डॉक्टर के पास समय से पहुंच गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो बचने के चांसेस है। और यदि वो ब्लॉकेज बिल्कुल कंप्लीट बंद हो गए, तो सीधा अटैक ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, ये जब से हम एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, वहां से लेकर जब तक हमारा जीवन होता है, तब तक ये कंटिन्यू परमानेंट काम करती है। और जब ये रुक जाएंगी, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की बॉडी अब डेड। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। मांसपेशी जो प्रणाली के प्रणाली के कार्य सिस्टम। कार्य। गतिशीलता। मांसपेशी तंत्र का मुख्य कार्य गति की अनुमति देता है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो अ, अ, तो वे स्थूल और सूक्ष्म गति में योगदान देती है। परिसंचरण। हृदय एक मांसपेशी है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करती है। हृदय की गति चेतन नियंत्रण से बाहर होती है और विद्युत संकेतों द्वारा उत्तेजित होने पर वह स्वचालित रूप में सिकुड़ जाती है। स्थिरता। मांसपेशियों के टेंडन जोड़ों पर फैलते हैं और जोड़ों की स्थिरता में योगदान करते हैं। घुटने और कंधों के जोड़ में मांसपेशियों के टेंडन स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा। कंकाल की मांसपेशियां शरीर को बैठने या खड़े होने पर सही स्थिति में रखने में मदद करती हैं। इसे मुद्रा के रूप में जाना जाता है। श्वसन, सांस लेने में डायफ्राम मांसपेशी का उपयोग होता है। डायफ्राम समझ में है? डायफ्राम क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच की एक बॉर्डर लाइन है, उसका नाम है डायफ्राम। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ये क्या क्या काम कर रहा है? ये एक तो हमें मांसपेशी तंत्र का मुख्य कार्य है गति अनुमति, मतलब कहीं पर भी हमें बॉडी को मूव कराना है तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की भी हमें कैपेसिटी दे रहा है, एक्सपेंड करने की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का मीन्स हुआ कि जहां मान लो अभी हमने हाथ को बंद किया, तो ये क्या किया, सिकोड़ना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया हमने। और यदि हमने हाथ को खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो ये सब किसके कारण कर रहे पा रहे हैं हम लोग? अपनी जो हमारी मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। फिर नेक्स्ट है परिसंचरण। परिसंचरण का मीन्स हो गया ब्लड जो मूव पूरी बॉडी में हार्ट के द्वारा पहुंच रहा है। तो हृदय के एक मांसपेशी पेशी है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करती है। हृदय की गति चेतन नियंत्रण में बाहरी चेतन नियंत्रण से बाहर होती है। बाहर क्यों होती है? क्योंकि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि हृदय की जो फंक्शनिंग है वो आउट ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंटिन्यू फंक्शनिंग हो रही है उसमें। और विद्युत संकेतों द्वारा उत्तेजित होने पर यह स्वचालित रूप से सिकुड़ जाती है। विद्युत संकेत मतलब यदि हमने कुछ सोचा है या फिर हम नहीं भी सोचेंगे, तब भी एक पंपिंग का मीन्स हो गया अपने आप सिकुड़ेगा और अपने आप फैलेगा, अपने आप सिकुड़ेगा, अपने आप फैलेगा। इसीलिए हार्ट की जो साउंड है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लप टप का साउंड है, जिसमें एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, जिससे कि सभी शरीर के सभी अंगों में प्रॉपर वे में जो ब्लड है वो जो लंग्स के द्वारा प्यूरिफाई किया गया है, वो प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में सप्लाई कर देगा। फिर स्थिरता। स्थिरता मीन्स हुआ मांसपेशियों के टेंडन जोड़ों पर फैलते हैं और जोड़ों की स्थिरता में योगदान करते हैं। जोड़ों की स्थिरता मतलब जोड़ जो जुड़े हुए हैं उनमें एक जोड़ों की स्थिरता में योगदान की, जो ज्वाइंट्स हैं वो स्टेबल रहे, ऐसा ना हो ज्वाइंट्स कोई अपनी जगह से हट जाए, तो इतना उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है मसल्स के कारण कि सब अपना काम भी करेंगे और एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे। घुटने के जोड़ और कंधे के जोड़ में मांसपेशियों के टेंडन स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि
घुटने और जोड़ कंधे के जोड़ों में क्या है, ये हमारा जो पार्ट है ये पूरे टाइम वर्किंग में आता है। यदि हम जग रहे हैं, सो भी रहे तब भी होगा, लेकिन जगने में पूरे टाइम हम खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, कुछ भी करें तो कंधे या हाथ और पैर बराबर मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा मूवमेंट होगा हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स में, तो ये मूवमेंट क्या करता है कि इसमें टेंडन की में स्थिरता, मांसपेशियों में टेंडन स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बोन से बोन मसल्स जुड़ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बोन से जब टेंडन मसल्स जो जुड़ते हैं मांसपेशी, बोन्स में जो मांसपेशियां हैं उनको टेंडन बोलते हो, इसलिए कि एक दूसरे से हमारे सभी ज्वाइंट्स जुड़े भी रहें और अपना वर्क जो है आसानी से कर पाए और अपने हाथ पैर को आसानी से मूव करा पाए। ये जो स्टेबिलिटी है ये किसके कारण हो रही है, ये मांसपेशियों में टेंडन जोड़ों पर फैलते हैं। मतलब जो बोन्स के साथ जो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम टेंडन बोलते हैं, इनके फैलने से हमारे शरीर में या शरीर के अंगों में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मुद्रा। कंकाल की मांसपेशियां और शरीर को बैठने या खड़े होने पर सही स्थिति में रखने में मदद करती है। इसे मुद्रा के रूप में जाना जाता है। श्वसन सांस लेने में डायफ्राम मांसपेशी का उपयोग होता है। ये पहले पढ़ चुके थे ना। बस एक मिनट रुकेंगे। जो मुद्रा है हमारी, मुद्रा में क्या है, कंकाल की मांसपेशियां शरीर को बैठने या खड़े होने पर सही स्थिति में रखने में मदद करती है, क्योंकि बॉडी का फ्रेम क्या है, हमारा स्केलेटन सिस्टम ही है। इसे मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जो बॉडी का बेस है, फ्रेम है, जो स्केलेटन सिस्टम, उसको क्या बोल रहे हैं, मुद्रा बोल रहे हैं। तो मुद्रा का मतलब हो गया बेस के लिए बात की जा रही है, आधार है हमारा। फिर है श्वसन तंत्र, श्वसन सांस लेने में डायफ्राम मांसपेशी का उपयोग होता है। तो श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स पूछी जाती है उसका नाम है डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मांसपेशी। डायफ्राम एक, आगे देखेंगे, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और कवर करेंगे आज। पढ़ें। डायफ्राम एक गुबंद के आकार की मांसपेशी, जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो यह नीचे की ओर धकेलता है, जिसमें गुहा, जिससे छाती में गुहा बड़ी हो जाती है। फिर फेफड़े हवा से भर जाते हैं। जब डायफ्राम की मांसपेशी शिथिल होती है तो यह फेफड़ों से हवा को बाहर धकेलती है। पाचन, जठरांत्र या जीआई पथ में चिकनी मांसपेशियां पाचन को नियंत्रित करती है। जीआई पथ मुंह से गुदा तक फैला हुआ है। पेशाब, मूत्र प्रणाली में चिकनी और कंकाल दोनों तरह की मांसपेशियां शामिल होती हैं, जिनमें मूत्राशय, गुर्दे, लिंग या योनि, प्रोस्टेट, मूत्र वाहिनी और मूत्र मार्ग की मांसपेशियां शामिल हैं। मूत्राशय से मूत्र को रोकने और छोड़ने के लिए मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को एक साथ काम करना चाहिए। अंगों की सुरक्षा, धड़ की मांसपेशियां शरीर के आगे, बगल और पीछे के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी और पसलियों की हड्डियां आगे की सुरक्षा प्रदान करती है। मांसपेशियां आघात को अवशोषित करके और जोड़ों में घर्षण को कम करके हड्डियों और अंगों की रक्षा भी करती है। ठीक है, तो ये क्या अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे अंगों की सुरक्षा है या रक्षा है, ये हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये कितना कहाँ कहाँ हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं सबको सपोर्ट दे रहे हैं, सब में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं और सबको एक एनर्जी दे रहे हैं, जिससे सभी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वे में वर्कआउट कर पाए। ठीक है, अब जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम लोग कल देखेंगे। अब एक बात सब समझ लें कि जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे उसका एक की नोट्स जरूर बना लें, हैंड रिटन।
क्योंकि जब तक इसको हैंड रिटन नहीं बनाएंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लेंगे आप भूल जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज क्या करनी है, एक लर्निंग पार्ट जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करने के लिए है कि हम अपने आप में जब बैठे, जब तक कम से कम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उतने दिनों में इतना छोटा सा वर्क कर सकते हैं अपने लिए अपने बच्चों के साथ, कि हमारे जितने सिस्टम हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और किस ऑर्गन से कौन सी डिजीज डेवलप, किस ऑर्गन से कौन सी डिजीज डेवलप होती है। सपोज करके लीवर है तो लीवर में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, लीवर फैटी हो सकता है, लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम्स में भी लीवर का रोल है, स्किन डिजीज में भी लीवर का रोल है। ठीक है, लीवर हमारा कई बार फैटी के साथ साथ कुछ परसेंट डैमेज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित, जॉन्डिस लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स है। तो ये हमें क्या है, हमको बिल्कुल सही ढंग से, और लीवर का वर्क क्या है, जितने भी हमारे विटामिन होते हैं या जितना भी हमारा एक्सेस एनर्जी के सोर्सेज हैं ग्लूकोज के साथ साथ अदर, वो सब कौन कंज्यूम करके रखता है, लीवर कंज्यूम करके रखता है। जरूरत पड़ने पर बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए वो उसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर यही लीवर बाइल जूस को भी सिक्रेट करता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सपोर्ट करता है। तो लीवर के फंक्शन क्या है और लीवर की डिजीज क्या हो सकती है। यदि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते केवल जब घर में बैठे हैं 15-20 मिनट आधे घंटे अपने आप में अपने बॉडी के सभी अंगों के बारे में विचार किया, उसके बारे में सोचा और उसका फंक्शन क्या है, उसमें कहाँ कौन सी डिजीज हो सकती है, समझ लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। अदरवाइज इससे टफ और इससे बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको, योग। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। Thank you, ma'am. Thank you.